राजगद्दी के ताज का लालच बना भीमा शेर के पूरे परिवार के लिए तबाही। बालापुर जंगल का राजा भीमा शेर था। भीमा शेर एक बहुत ही अच्छा राजा और अपने जंगल वासियों का रक्षक था। वह हमेशा अपने जंगल की हिफाजत किया करता था। भीमा शेर के परिवार में उसकी पत्नी और 2 छोटे बेटे थे। उसके दोनों ही बेटे जिद्दी और नाकारा थे। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। उन दोनों भाइयों में इतना सा भी एक दूसरे के लिए प्यार नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। भीमा शेर अपने बेटों का ये बर्ताव देखकर बहुत परेशान रहता था और सोचता था, मेरे मरने के बाद आखिर मैं इस जंगल की राजगद्दी को किसको सौंपूंगा जो कि हमेशा इसकी हिफाजत कर सके। क्या होगा मेरे जंगल का मेरे मरने के बाद। अब तो मेरी उम्र भी हो चली है, ना जाने कब मौत दस्तक दे दे और मुझे ये दुनिया छोड़नी पड़ जाए। मेरे तो दोनों बेटे भी इस लायक नहीं है कि मैं उन्हें इस जंगल की राजगद्दी सौंप सकूं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और भीमा शेर की परेशानियां और भी बढ़ती ही जाती है और उसके दोनों बेटे आपस में ऐसे ही लड़ते झगड़ते फिरते हैं। एक दिन भीमा शेर दूसरे जंगल से अपने दोस्त चीता को उस जंगल में बुलाता है और वो सभी जंगल वासियों के सामने चीता बालक को उस जंगल की राजगद्दी सौंप देता है और राज मुकुट उसके सर पर लगा देता है। भीमा शेर के बेटे जब ये सब देखते हैं तो उनका तो जैसे खून खोल जाता है और वो दोनों भाई भीड़ में तमाशा करने लगते हैं। बाबा, ये सब आपने क्या किया? इस जंगल की राजगद्दी पर सिर्फ हमारा हक था, फिर आपने ये सब क्यों किया हमारे साथ? तुम इस लायक नहीं हो जो मैं तुम्हें इस जंगल की राजगद्दी सौंप दूं। पहले इसके लायक बनो, फिर मुझसे आकर बात करना। भीमा शेर अपने बेटों को ये सब कहकर वहां से चला जाता है और वो दोनों भाई अपने ही पिता को मारने का प्लान बना लेते हैं। मैं तो कहता हूँ उस बुड्ढे को मार डालते हैं, फिर हमारे लिए जंगल की राजगद्दी हासिल करना आसान हो जाएगा और ये पिद्दी सा चीता आखिर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हाँ, कहते तुम सही रहे हो, चलो चलते हैं। अब वो दोनों भाई भीमा शेर के पीछे जाते हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर वो दोनों भीमा शेर को मार डालते हैं। हा 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 हा। अगर आपने सुकून से राजगद्दी हमें दे दी होती तो आज हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ ही देर में पूरे जंगल में भीमा शेर के मरने की खबर फैल जाती है और सभी जंगलवासी उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी शेरनी भी वहां आती है और भीमा को मरा हुआ देखकर वो भी एकदम से जमीन पर गिर जाती है और अपने दम वहीं तोड़ देती है। अब सभी जंगलवासी उन दोनों भाइयों को अनाथ समझकर उनके पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनके बाबा के साथ क्या हुआ है और वो दोनों बोलते हैं, अरे जाओ जाओ, हमें सब पता है, अब हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते ना। अब तो वैसे भी उनका टाइम हो चला था, अब तो उन्हें मरना ही था। ऐसा बोलकर वो दोनों भाई वहां से चले जाते हैं और सीधा राजा चीता के पास जाते हैं। लेकिन किस्मत से चीता वहां नहीं होता है और जंगल का राज सिंहासन खाली पड़ा होता है। तभी उनमें से एक बोलता है, अरे आता रहेगा वो चीता, मैं जल्दी से जाकर इस राज सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। क्या कहा तुमने? राजगद्दी पर मैं बैठूंगा, वो सिर्फ मेरी है। हा हा हा, तुम्हारी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इस पर बैठने दूंगा? इस भूल से निकल जाओ बेटा, ये राजगद्दी सिर्फ मेरी है और मैं ही इस पर राज करूंगा। ऐसे ही बहस करते करते उन दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है और वो लड़ाई होते होते इतनी बढ़ जाती है कि अब सिर्फ उनकी लाशें ही वहां नजर आती हैं और वो दोनों भाई एक राजगद्दी के लालच में अपने पूरे परिवार और अपने आप को भी खत्म कर देते हैं। अब जब चीता जंगल में घूमकर वहां पहुंचता है तब उसे वहां उन दोनों भाइयों की सिर्फ लाशें मिलती हैं। जंगल में सब कुछ वैसा ही रहता है। जंगल के मुकुट के चक्कर में वो दोनों भाई और बस उनका परिवार ही नहीं रहता है और वो दोनों भाई अपने लालच के चलते अपने पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। शीघ्र
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच के चक्कर में हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं, बाकी सब कुछ हमेशा वैसा ही चलता रहता है, कुछ भी किसी के लिए नहीं रुकता। यही संस्कृति है और यही दुनिया है। जंगल में सुधीरा बाघिन अपने बेटे के साथ रहा करती थी। सुधीरा बाघिन उस जंगल में अपनी पूरी सेना के साथ रहती थी और उस जंगल पर सुधीरा बाघिन का ही राज चलता था। सुधीरा बाघिन का एक बेटा था जो कि बिल्कुल सफेद रंग का और बहुत खूबसूरत शेर था, जिसका नाम था बलवीर। बाघिन बलवीर का बहुत ख्याल रखती थी और वह उसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत किया करती थी। बलवीर भी अपनी माँ बाघिन के बहुत करीब था। वह तो एक पल भी बाघिन के बिना नहीं बिता पाता था और पूरा टाइम बाघिन भी बलवीर के साथ ही रहती थी और वह कभी भी उसे कहीं पर भी अकेला नहीं भेजती थी। शायद उसे कुछ डर था, लेकिन आखिर वो क्या डर था जो कि बाघिन को इतना सताता था। एक दिन बाघिन और बलवीर जंगल में टहल रहे थे। तभी वहां पर एक खूंखार रंगीन शेर आता है, जिसका शरीर रंगों से भरा हुआ था और वह शेर दिखने में बहुत खतरनाक था। और वह बलवीर को देखकर बोलता है, अच्छा, तो ये यहाँ छिपा बैठा है। मैं कितने दिन से इस सफेद शेर की तलाश में था, आखिरकार आज ये मुझे मिल ही गया। दरअसल कुछ सालों पहले सुंदरवन जंगल का राजा बब्बर शेर था। बब्बर शेर सुंदरवन जंगल पर राज करता था। उसी जंगल में एक खूंखार शेर भी रहा करता था। वह खूंखार शेर बहुत खतरनाक था और वो आए दिन जंगल के जानवरों को मारता रहता था। एक दिन वह दूसरे जंगल में जाता है और वहाँ वह दो शेरों को बात करता हुआ सुनता है। अरे भाई, उस सफेद शेर के बच्चे का मांस कितना मुलायम था, मुझे तो आज स्वाद ही आ गया है। हाँ भाई, मेरी कई दिन की भूख मिट गई है। बड़ा ही स्वादिष्ट मांस था खाने में। काश एक सफेद शेर हर रोज हमारे खाने में शामिल हो जाए, हमारे तो मजे ही आ जाने हैं। वह दोनों शेर कुछ इस तरह से बातें कर रहे थे और वह खूंखार शेर उनकी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और वह सोचता है, क्या सच में सफेद शेर का मांस इतना स्वादिष्ट होता है? मुझे कैसे भी करके एक सफेद शेर को ढूंढना होगा, फिर मैं भी सफेद शेर का शिकार करूंगा। ये सब सोचता हुआ वो जंगल में वापस आता है और जंगल में आने पर उसे पता चलता है कि राजा बब्बर शेर के यहाँ एक सफेद शेर बच्चे ने जन्म लिया है और वह तुरंत ही उसे देखने राजा शेर की गुफा पर पहुँचता है और वहां जाकर वह सच में ही एक सफेद शेर को देखता है। अरे वाह, मेरी दुआ तो बहुत जल्दी कबूल हो गई। अब तो मैं इस सफेद शेर का ही शिकार करूंगा और इसका मांस जरूर चखूंगा। ये सब सोचकर शेर वापस आता है और वह अब ताक में था कि कैसे वह उस सफेद शेर का शिकार करे। एक दिन बब्बर शेर अपने बेटे के जिद करने पर उसे जंगल में घुमाने लेकर जाता है। तब बंटी शेर की नजर सफेद शेर पर पड़ती है और वह तुरंत ही उसका रास्ता रोक लेता है। अरे वाह बब्बर शेर, तुम्हारा बेटा तो बहुत ही खूबसूरत है और इसका मांस वो तो खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें देख लेता हूँ। इसका क्या है, इसे तो मैं एक झटके में मार डालूंगा। हा 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 हा। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और सफेद शेर बेचारा वहां से डरकर भाग जाता है। सफेद शेर दौड़ता हुआ दूर जंगल में निकल जाता है और उधर वह खूंखार शेर राजा शेर को भी मार डालता है और अब वह सफेद शेर का पीछा करता है। लेकिन अब तो सफेद शेर काफी दूर निकल चुका था और वह दौड़ता हुआ चला जा रहा था। तभी उसे सुनसान जंगल में घूमते हुए सुधीरा बाघिन मिलती है और वह उससे बोलती है, अरे बेटा, आप यहाँ इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? और तुम तो बिल्कुल अकेले हो। ये जगह इतने छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। तुम यहाँ से वापस चले जाओ बेटा। अब सफेद शेर बाघिन को सारी बात बताता है। अब तो बाघिन को भी उस पर तरस आ जाता है और वह उसे अपने साथ अपनी गुफा पर ले आती है और उसका नाम बलवीर रखती है।
तब से अब तक यह खूंखार शेर सफेद शेर की तलाश में जंगल में इसी तरह भटक रहा है और आज फिर से उसे सफेद शेर अपनी आंखों के सामने दिख जाता है और वह उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। लेकिन इस बार भी बलवीर और बागिन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो दोनों उस खूंखार शेर को अपने पीछे आता हुआ देख लेते हैं। इसीलिए अब वो भी चौकन्ने हो जाते हैं और सफेद शेर बागिन से बोलता है, बागिन माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो खूंखार शेर आपको और आपके मित्रों को नुकसान पहुँचाए, इसीलिए मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। बागिन ये सुनकर परेशान हो जाती है और बोलती है, नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम सब है ना, हम सब मिलकर उसको देख लेंगे। नहीं बागिन माँ, वो बहुत खतरनाक है, मैं उससे दूर चला जाना चाहता हूँ, वरना वो आप सबको भी मार डालेगा। ये सब बोलकर बलवीर वहाँ से चला जाता है और बागिन बेचारी निराश हो जाती है। बलवीर के जाने के कुछ देर बाद वही खूंखार शेर वहाँ आता है और बागिन से सफेद शेर का पूछता है, अरे ओ बागिन, कहाँ है वो सफेद शेर? अभी कुछ देर पहले तो वो तुम्हारे साथ ही था ना, लेकिन अब वो कहाँ मुंह छुपा कर बैठ गया? निकालो बाहर उसे। कौन सा सफेद शेर? मैं तो किसी सफेद शेर को नहीं जानती। शेर महाराज, आप किस सफेद शेर की बात कर रहे हो? अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अब वह खूंखार शेर बागिन पर हमला करता है और वह बागिन को मारने लगता है। तभी पीछे से सफेद शेर अचानक से वहां आ जाता है और वह पीछे से आकर उस रंगीन शेर पर जोरदार हमला करता है और अब बागिन और सफेद शेर दोनों मिलकर उस रंगीन शेर को मारने लगते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों उसे जान से मार डालते हैं। बागिन अचानक से सफेद शेर को वहां देखकर चौंक गई थी और वह बोलती है, रघु बेटा, तुम तो चले गए थे ना, फिर तुम कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ? अब बागिन माँ, मैं कुछ दूर तक चला गया था, लेकिन तभी मेरा दम घुटने लगा और मुझे लगा कि शायद आप मुसीबत में हैं, इसीलिए मैं वापस आपको देखने के लिए चला आया। अब बागिन माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। अब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बागिन माँ। नहीं बेटा, तुमने तो हमारी जान बचाने के लिए ही ये सब किया था ना, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब बलवीर अपनी माँ बागिन से वादा करता है कि वो कभी भी उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएगा और हमेशा उनके साथ ही रहेगा। जंगल में बहुत जोरों के आंधी तूफान के साथ जंगल में बाढ़ का पानी भी भर गया था। हर तरफ जंगल के जानवर पानी के अंदर बहते चले जा रहे थे और जंगल में चीख पुकार मची थी। एक तरफ सभी जंगलवासी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर निकलने की कोशिश में लगे थे और वहीं दूसरी ओर जंगल का राजा बद्रीनाथ शेर बहुत परेशान था, क्योंकि अचानक से उसकी पत्नी संगीता की तबीयत खराब हो जाती है और उसे परसों पीड़ा होने लगती है और जंगल में इतना पानी भर चुका था कि कहीं से निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बद्रीनाथ शेर ना जाने कहां से जाकर एक कश्ती लेकर आता है और शेरनी को उसके अंदर लेटाकर आंधी तूफान से जूझता हुआ एक लेडी भालू के पास लेकर जाता है। लेडी भालू जब शेरनी को देखती है तो वह बोलती है, शेर महाराज, शेरनी जल्द ही माँ बनने वाली है, मैं देखती हूँ, आप प्लीज यहीं रुके। अब लेडी भालू शेरनी का इलाज करती है और शेरनी कुछ ही देर बाद एक नन्हे बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक खूबसूरत और जादुई बच्चा था। उसका शरीर रात के अंधेरे में लाइट की तरह चमक रहा था। शेर और शेरनी जब अपने बेटे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वह दोनों उसे लेकर दूर जंगल में जाकर एक सुनसान जगह पर रहने लगते हैं। अगली सुबह होती है और लेडी भालू पूरे जंगल में खबर फैला देती है कि रानी शेरनी के यहाँ
एक जादुई बच्चे का जन्म हुआ है। सभी जंगलवासी सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शेरनी इतनी जल्दी माँ कैसे बन गई? नहीं गाय बहन, मैं सच बोल रही हूँ। तभी तो राजा शेर उसे यहाँ से लेकर जैसे गायब हो गए। सुबह में जब उनकी गुफा पर शेरनी और उनके बेटे को देखने पहुंची तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे तो लगता है कि राजा शेर ये जंगल छोड़कर चले गए हैं। उन सभी जानवरों की ये सब बातें सुनता हुआ एक बाघ वहाँ आता है और वह आकर बोलता है, अरे जंगलवासियों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे राजा बद्रीनाथ शेर ने जंगल में भेजा है। दरअसल उनका बेटा बीमार है और वो उसे लेकर किसी दूसरे जंगल में उसका इलाज कराने के लिए गए हैं और उन्होंने मुझे बोला है कि इतना तक मैं वापस ना आऊं, मुझे इस जंगल का ख्याल रखना है। सभी जंगलवासी बाघ की कही बातों को सच मान लेते हैं और वो उसे अपने जंगल की राजगद्दी के पास लेकर जाते हैं। अब बाघ उस जंगल पर राज करने लगता है और वह अपनी चालाकी पर खुश भी बहुत होता है। लेकिन बाघ इस सबसे खुश नहीं था, बल्कि उसे तो कुछ और ही चाहिए था। हा 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 हा, मेरी चालाकी काम कर ही गई। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जल्द ही अपने मकसद में फतेह हासिल कर लूंगा। और इस जंगल के जानवर तो बहुत ही मासूम है। वो बेचारे तो मेरी झूठी मोटी बातों में आसानी से आ गए। अब देखो मेरे दिमाग की ताकत। अगली सुबह होती है और वो बाला बाघ छुपते छुपाते जंगल से निकलता है और दूसरे जंगल में जाकर बद्रीनाथ शेर को तलाश करता है और वह उस जंगल का एक एक कोना छान मारता है, लेकिन उसे बद्रीनाथ शेर का कोई सुराग नहीं मिल पाता है और वह जंगल में वापस आने लगता है। तभी अचानक से बाला बाघ की नजर दूर खड़ी शेरनी पर जाती है। शेरनी को देखकर बाघ खुश हो जाता है और दौड़कर शेरनी के पास जाता है। शेरनी जब बाला बाघ को देखती है, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है और वह डरते डरते बोलती है, अब भाला बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ राजा बद्रीनाथ ने देख लिया तो वो तो ना जाने क्या करेंगे। लेकिन शेरनी आंटी, आप मुझे ये बता दे बस कि मेरी माँ कहाँ है। बेटा, मुझे नहीं पता। राजा शेर ने तुम्हारी माँ को कहाँ रखा हुआ है। रानी शेरनी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरी माँ का पता बता दो, लेकिन आपने उस दिन भी टाइम मांगा था, पर आपने आज तक मुझे मेरी माँ की खबर नहीं दी। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आपने 2 दिन के अंदर अंदर मेरी माँ का पता नहीं बताया तो फिर मैं भी आपके साथ वही सब करूँगा जो कि आपके पति ने मेरे साथ किया है। बाला बाघ ये सब कहकर वहां से चला जाता है। शेरनी बाघ की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। आखिर कौन थी इस बाघ की माँ और उसे बद्रीनाथ शेर ने क्यों कैद किया, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ सालों पहले बाघिन एक तपस्वी थी। वो जो भी तपस्या करती थी, असल जिंदगी में वो सच हो जाती थी। बाघिन अपने छोटे बेटे के साथ जंगल से दूर एक सुनसान इलाके में रहती थी। बद्रीनाथ शेर उस जंगल का राजा था और वह बहुत ही खतरनाक और बेरहम भी था। बद्रीनाथ शेर को अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो शेरनी को भी खासा पसंद नहीं करता था और हमेशा ही बच्चे ना होने के उसे ताने दिया करता था। शेरनी सालों बीत जाने के बाद भी मां नहीं बन पा रही थी और वह हर रोज राजा शेर के ताने सुना करती थी। एक दिन एक गाय रानी शेरनी को आकर उस तपस्वी बाघिन के बारे में बताती है। रानी शेरनी जब यह सुनती है तो वह तो सीधा उस बाघिन के पास पहुंचती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। रानी शेरनी, आप अपने घर जाएं और कल सुबह सवेरे मैं आपके पास एक जड़ी लेकर आऊंगी। आपको उस जड़ी का सेवन करना होगा। मुझे यकीन है आप माँ जरूर बन जाएंगी। अब शेरनी गुफा में वापस आती है और अगली सुबह सवेरे बाघिन अपने बेटे के साथ शेरनी की गुफा में वो जड़ी लेकर आती है। बद्रीनाथ शेर जब बाघिन को देखता है और शेरनी उसे बाघिन के बारे में बताती है तो वह उससे जड़ी लेता है और शेरनी उस जड़ी का सेवन कर लेती है। अब बद्रीनाथ शेर उस बाघिन को अपनी गुफा में ही कैद कर लेता है। अरे शेर अंकल, आपने मेरी माँ को यहाँ क्यों रख लिया?
मेरी माँ को जाने दो। अरे तुम जाओ यहाँ से, वरना जान से मार डालूंगा। ये आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इस बागिन ने तो हमारी मदद की है, फिर आप इसके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? उस बेचारी का छोटा बच्चा है, वो कहाँ जाएगा? इसे जाने दो। तुम चुप करके खड़ी रहो। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे जंगल को इस तरह बढ़ावा दे। अगर ये आए दिन ऐसे जानवरों की मदद करेगी तो ना जाने कितने जानवर मेरे सर पर आकर खड़े हो जाएंगे और मेरे लिए ये राजगद्दी मुश्किल बन जाएगी। अरे तुम यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना यही मार डालूंगा। बाला बाघ जब शेर की दहाड़ सुनता है तो वह तो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और राजा शेर बाघिन को ऐसे ही कैद किए रखता है। दिन बीतती है और जब शेरनी एक जादुई बच्चे को जन्म देती है तो राजा शेर उस बाघिन को ना जाने कहां गायब कर देता है। उसे लगता है कि ये जादुई बच्चा उस बाघिन की वजह से उन्हें मिला है और शेरनी के पूछने पर भी शेर उसे बाघिन का पता नहीं बताता है। और आज 10 साल बाद जब बाघिन का बेटा बड़ा हो जाता है तो वह अपना दिमाग लगाकर बद्रीनाथ शेर के जंगल में घुस आता है और आज वो शेरनी को वार्न करके जब जंगल लौट रहा होता है तो उसे शेरनी का बेटा जंगल में घूमता हुआ दिखाई देता है। शेरनी के बेटे को देखकर बाला बाघ उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आता है। उधर जब बद्रीनाथ शेर को अपना बेटा गुफा में नहीं मिलता है तो वह तो परेशान हो जाता है और वह उल्टा शेरनी को डांटने लगता है और फिर वो दोनों मिलकर अपने बेटे को जंगल में ढूंढने निकलते हैं। तब शेरनी को बाला बाघ की बात याद आती है और वह समझ जाती है कि उसने ही उसके बेटे को चुराया है। अब शेरनी बद्रीनाथ शेर को बाला बाघ के आने की बात बताती है और उससे बाघिन का पूछती है। तब शेर बोलता है, वो बाघिन, उसे तो मैंने मार डाला है। मैं रिस्क नहीं ले सकता था। उस बाघिन के पास जादुई शक्तियां थी और जब मैंने उससे मांगी तो उसने मुझे वो शक्तियां देने से मना कर दिया था। इसीलिए मैंने उस बाघिन को मार डाला और अब उसके बेटे की बारी है। अब मैं उसे बताऊंगा मुझसे पंगा कैसे लिया उसने। अब शेर दौड़ता हुआ बाला बाघ के पास जाता है और वहां जाकर वह अपने बेटे को बाला बाघ के पास ही देखता है। अरे ओ चालाक बाघ, तूने क्या समझा? तू मेरे बेटे को उठाकर अपनी माँ को पालेगा, लेकिन अब मैं तेरी माँ को कहाँ से लाऊं? उसे तो मैंने काफी दिन पहले मार दिया था। अब बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर बाला बाघ सुन्न हो जाता है और वह उस जालिम शेर को वहीं पर मार डालता है। जब तक शेरनी वहां पहुंचती है बाला बाघ बद्रीनाथ शेर को मार डालता है। शेरनी राजा शेर को मरा हुआ देखकर दुखी होती है मगर खुश भी होती है क्योंकि उसने एक इंसानियत का कत्ल किया था। अब शेरनी और बाला बाघ मिलकर उस जादुई बच्चे की परवरिश करते हैं और बाला बाघ सभी जंगल वासियों को अपना पूरा सच बता देता है। जंगल के सभी जानवर बाला बाघ का साहस देखकर बहुत खुश होते हैं और वह उसे अपने ही जंगल का राजा बना लेते हैं और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अमीर बाप, गरीब बेटा और शेरनी की किस्मत। बद्रीपुर जंगल का राजा बाला शेर बहुत अमीर था। उसके पास इतना खजाना था कि उसे खुद भी पता नहीं था कि उसके पास कितना खजाना है, लेकिन वो जितना अमीर था उतना ही निर्दयी और बेरहम भी था। वो कभी भी अपने खजाने से रत्ती भर भी किसी को नहीं देता था। बाला शेर को अपने खजाने पर बहुत घमंड था। वो जंगल में किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था और बस अपनी ही ऐठ में जंगल में घूमा करता था। उसी जंगल में एक गरीब शेरनी भी रहा करती थी। वह शेरनी इतनी गरीब थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कभी कभी तो वह बेचारी भूखे पेट भी सो जाया करती थी। सरला शेरनी एक बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली थी। उसके पास जितना कुछ था वो उसी में ही हमेशा खुश रहा करती थी। शेरनी का एक छोटा बेटा था जिसका नाम था भोला। भोला हमेशा ही अपनी माँ से बोलता था, माँ, हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है जितना रघु और उसकी मम्मी पापा के पास है। मुझे भी इतने पैसे चाहिए और इतने ही ज़्यादा खिलौने भी चाहिए। बेटा, तुम्हें पता है ना, हमारे पास इतना कुछ नहीं है और आज जब मैं काम पर जाऊंगी तो मैं सुबह तुम्हारे लिए खिलौने ज़रूर लेकर आऊंगी।
ऐसा बोलकर शेरनी अपने बेटे को दिलासा देती है। अगली सुबह होती है तो शेरनी अपने काम के लिए निकलती है और वह अपने काम पर लग जाती है। शेरनी हर रोज इधर से उधर लकड़ियां ढोने का काम किया करती थी और इसके बदले में उसे जो कुछ भी पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। शेरनी को आज काम करते करते रात हो जाती है और उधर उसका बेटा अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। शेरनी इधर अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी, लेकिन आज उसका काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और जंगल में तूफान आ जाता है। शेरनी ये सब देखकर जल्दी से सारे काम छोड़कर अपने घर की ओर दौड़ती है और उधर उसका बेटा उस आंधी को देखकर डरने लगता है और अपनी माँ को आवाजें लगाने लगता है। तभी एकदम से शेरनी का पूरा घर उसके बेटे के ऊपर ही गिर जाता है। शेरनी जब वहां पहुंचती है तो वह अपने बेटे को पत्थरों के नीचे दबा हुआ देखती है। ये सब देखकर शेरनी एकदम दंग रह जाती है और वह बोलती है, नहीं, ये क्या हो गया? मेरा बच्चा, कोई बचाओ इसे। लेकिन इतने आंधी तूफान में उसकी मदद करने के लिए वहां कौन आ रहा था? अब शेरनी रोते हुई अपने बेटे को उन पत्थरों से निकालती है। उसका बेटा बहुत ज्यादा घायल हो गया था, उसके शरीर से बेहद खून बह रहा था। अब शेरनी जल्दी से अपने बेटे को लेकर आंधी तूफान से जूझती हुई भालू हकीम के हॉस्पिटल लेकर जाती है। भालू हकीम उसके बेटे को ठीक करने के लिए 100 सोने के सिक्के मांगता है। अब शेरनी बोलती है, अब भालू भाई, मैं कैसे भी करके आपकी पाई चुका दूंगी, लेकिन पहले आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं, पहले तुम्हें सारे पैसे जमा करने होंगे, उसके बाद ही मैं इलाज शुरू करूंगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले पैसे लेकर आओ। अब शेरनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह दौड़ती हुई बाला शेर के पास जाती है और वहां जाकर वह बाला शेर से बोलती है, बाला शेर महाराज, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बेटा बहुत मुसीबत में है, वो बहुत घायल हो चुका है और वो तो मरने की कगार पर पड़ा है। प्लीज आप मेरी मदद करो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया? बाला शेर महाराज, तुम इसके बदले चाहे मुझसे मेरी सारी जिंदगी ले लो, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा और दोबारा मेरे इलाके में नजर भी नहीं आना। शेरनी बेचारी वहां से मायूस होकर लौट जाती है और वह सीधा भालू के पास जाती है, लेकिन तब तक उसका बेटा अपनी आखिरी सांसें भी तोड़ देता है और वह मर जाता है। शेरनी बेचारी मायूस होकर अपने बेटे को लेकर एक गड्ढे के अंदर लाकर दफन कर देती है, लेकिन अब उसके मन में बहुत गुस्सा भरा था। वो कुछ भी करके उन दोनों को खत्म कर देना चाहती थी। वो उन दोनों को अपने बेटे का कातिल समझने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और शेरनी हर दिन मौके की तलाश करती है। कुदरत भी उसके साथ थी। एक दिन सुबह सवेरे बाला शेर जब जंगल में घूम रहा था तो वह घूमते घूमते एकदम से जमीन पर गिर जाता है और उसे पूरा जंगल घूमता हुआ नजर आता है। बाला शेर को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर सभी जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी जानवर उसके पास नहीं आ रहा था। अब शेर बोलता है, अरे मुझे कोई उठाओ, अरे कोई भालू डॉक्टर को ही बुला लाओ। शेर के पुकारने पर भी कोई भी जानवर उसके पास तक नहीं आता है। तभी शेरनी भी वहां आ जाती है और वो जब शेर का यह हाल देखती है तो बोलती है, आज तुम्हें एहसास होगा कि दुख क्या होता है। उस दिन मैं भी तुम्हारे पास अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई थी, लेकिन तुमने मेरे साथ जो सलूक किया था उसका सिला तुम्हें मिलना ही था। अब लाओ अपने पैसे को निकाल कर और उससे अपनी खुद मदद करो। और अभी तो रुको जरा, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। अब शेरनी जल्दी से दौड़ कर जाती है और एक बोतल मिट्टी के तेल की लेकर आती है और उसे शेर के ऊपर छिड़क देती है।
अरे शेरनी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चाहे तो तुम मेरा सारा खजाना अपने पास ही रख लो, लेकिन मुझे मत मारो। लेकिन शेरनी इस जालिम शेर की एक भी नहीं सुनती है और उसे आग से जला देती है और शेर वहीं पर जलकर मर जाता है। अब जंगल के सभी जानवर शेरनी को ही उस जंगल की राजगद्दी सौंप देते हैं और शेरनी को बाला शेर का सारा खजाना भी मिल जाता है। लेकिन अब उसे कोई खुशी नहीं थी। अब शेरनी को वो सारा खजाना फिजूल लग रहा था और वो उस सारे खजाने को लेकर उस भालू के पास जाती है और उससे बोलती है, भालू, तुमने इन पैसों के लिए ही मेरे बेटे का इलाज नहीं किया था। ये लो पैसे और आज के बाद इस जंगल में दिखाई मत देना। ये तुम क्या बोल रही हो? ये मेरा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? तुम शायद नहीं जानते कि ये मेरा जंगल है और मैं इस जंगल की रानी हूँ। मैं जिसे चाहूँ अब इस जंगल में रखूंगी, इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो और दोबारा मुझे इस जंगल में दिखाई भी मत देना, वरना यही मार डालूंगी। अब शेरनी उस भालू को भी अपने जंगल से चलता करती है और उस जंगल की महारानी बनकर उस हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज करवाती है और इस तरह से वो अपना बदला भी पूरा कर लेती है और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे पास एक तिनका भी है जिससे हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें तिनका भर भी किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। उसे कभी मायूस नहीं लौटाना चाहिए, वरना कुदरत भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही सलूक करती है। जंगल से कुछ दूर एक नदी हुआ करती थी। अक्सर ही जंगलवासी उस नदी से तैरकर दूसरे जंगल जाते थे। वो नदी दो जंगलों में जाने के लिए एक दीवार की तरह थी। अगर जंगलवासियों को किसी काम से दूसरे जंगल में जाना पड़ जाता था तो वह उस नदी को पार करके दूसरे जंगल पहुंचते थे। लेकिन उस नदी को पार करना इतना आसान नहीं था। अक्सर ही उस नदी को पार करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी, क्योंकि उस नदी में कुछ लुटेरे शेर रहा करते थे और जब भी उस नदी से कोई जानवर पार होकर दूसरे जंगल जाने की कोशिश करता था तो वह शेर भाई उन्हें लूट लिया करते थे और उन्हें जान से मार डालते थे। अगर कोई जानवर उनके मन मुताबिक उन्हें वो सब चीजें दे दिया करता था तो वह उसे छोड़ देते थे। ऐसे ही उन दोनों भाइयों ने ना जाने कितने जानवरों को लूटकर मार डाला था और आगे भी कितने ही जानवर उनका शिकार बनने वाले थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन जंगल से एक गाय अपने ऊपर भार उठाते हुए उस नदी को पार करने लगती है। वो बेचारी डरते डरते उस नदी को पार कर रही थी। तभी वो दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे लूट लेते हैं। गाय बेचारी इतना तक कुछ बोलती है, वो गब्बर और हीरा उसे मार डालते हैं और उसके बक्से को लेकर वहां से भाग जाते हैं और अपनी गुफा में आकर बोलते हैं, लगता है आज तो कुछ बड़ा हाथ लगा है हमारे। हाँ भाई, बहुत बड़ा बक्सा है ये तो। अब वो दोनों भाई मिलकर उस बक्से को खोलते हैं, पर उस बक्से से उन्हें कुछ लकड़ियां और एक खत मिलता है। उस खत को पढ़कर वो दोनों भाई सुन्न हो जाते हैं और वो एकदम से भागते हुए उस गाय के पास जाते हैं। लेकिन तब तक वो गाय अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। भाई, ये हमने क्या कर दिया? शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका था, पर अब क्या करेंगे? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरूर ये गाय कुछ ना कुछ जानती थी, तभी तो इस खत में ये सब बातें लिखी थी। हाँ भाई, हमें देखना चाहिए कि ये गाय किस जंगल से आई थी। लेकिन फिर भी हम क्या ही पता लगा पाएंगे? हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। आखिर क्या था इस खत के पीछे का राज और इस खत में ऐसा क्या लिखा था जो कि इन दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए? चलिए जानते हैं। कुछ सालों पहले वृंदावन और गोदावरी नाम के दो जंगल साथ साथ हुआ करते थे। उन दोनों जंगल के बीच में बस एक नदी का फासला था। वृंदावन जंगल की रानी एक शेरनी थी और वो जल्द ही माँ बनने वाली थी और गोदावरी जंगल का राजा एक शेर था। गोदावरी जंगल का राजा भीमा शेर वृंदावन जंगल को हासिल करना चाहता था और वह उन दोनों जंगलों पर अकेला ही राज करना चाहता था। एक दिन
वृंदावन जंगल की महारानी 2 बेटों को जन्म देती है। जब गोदावर जंगल के राजा भीमा शेर को यह सूचना मिलती है कि वृंदावन जंगल में 2 शेर भाइयों ने जन्म लिया है, तो उसे अपने प्लान खत्म होते हुए नजर आते हैं और वो शेरनी और उसके बेटों को मारने का प्लान बना लेता है। और कई दिन बीत जाने के बाद शेरनी ना जाने कहाँ गायब हो जाती है और वो दोनों भाई अपनी माँ को पूरे जंगल में तलाश करते हैं, लेकिन वह तब भी अपनी माँ का पता नहीं लगा पाते हैं। अपनी माँ को जंगल में ढूंढने के बाद वो दोनों भाई थक हार कर अपनी गुफा में आने लगते हैं। तब एक भालू उन्हें मिलता है और वह बोलता है, छोटू, मैंने रानी शेरनी को पहाड़ी के पास मरा हुआ देखा था, तुम मेरे साथ चलो। भालू की बात सुनकर वो दोनों भाई दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वहां से शेरनी की लाश भी गायब हो जाती है। अब उन दोनों को यकीन होने लगता है कि शायद उनकी माँ को किसी ने मार दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आखिर ये हरकत किसने की है। दिन बीतते हैं और वो दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में अपनी माँ की मौत का गुस्सा आज तक भी कम नहीं हुआ था और वो दोनों भाई इन दोनों जंगलों को बर्बाद करने का प्लान बना लेते हैं और वो अब उन दोनों जंगलों से आने वाले जानवरों को लूटना शुरू कर देते हैं। और आज जब उन दोनों भाइयों को गाय का वो खत मिलता है, उसे देखकर वो दोनों जैसे सुन्न हो जाते हैं। भाई, उस खत में लिखा था कि हमारी माँ जिंदा है, लेकिन वो आखिर कहाँ है ये हमें नहीं पता। इस गाय को जीना होगा। मुझे लगता है इसकी सांसें अभी चल रही हैं। हम इसे यहाँ से लेकर चलते हैं और इसका इलाज करते हैं। अब वो दोनों भाई उस गाय को अपनी गुफा पर लाते हैं और उसका इलाज करते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं और उस गाय के जख्म अब भरने लगते हैं और 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब वो दोनों भाई गाय से पूछते हैं, गाय आंटी, आपके बक्से से हमें एक खत मिला था जिसमें लिखा था कि शेरनी जिंदा है। क्या आप हमें उस खत का राज बता सकती है? हाँ बेटा, भीमा शेर ने दोनों जंगलों पर अपनी हुकूमत कर ली है और कोई भी जानवर अब अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सकता है। मैं छुपते छुपाते जंगल से निकल कर आई। मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये खत लिख कर लाई थी कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो शायद तुम ये खत पढ़ लो। गाय आंटी, हमें माफ कर दो और हमारी माँ के बारे में हमें बता दो। बेटा, तुम्हारी माँ को उस भीमा शेर ने कैद किया हुआ है और वो हर रोज तुम्हारी माँ पर जुल्म करता है। अब तो तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो गई है। मैंने एक दिन देखा था, वो तुम्हारी माँ को इतना मार रहा था और वो रानी शेरनी को कई दिन तक खाना भी नहीं देता है। ना जाने उसे रानी शेरनी से ऐसा क्या चाहिए। ये सब सुनकर उन दोनों भाइयों से बर्दाश्त नहीं होता है और वो दोनों भाई दौड़ते हुए भीमा शेर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उससे अपनी माँ का पता पूछते हैं। तुम्हारी माँ, उसे तो मैंने मार दिया। उसने मुझे वो सब नहीं दिया जो मुझे उससे चाहिए था। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ दिन पहले ही रानी शेरनी को तुम्हारी गुफा में देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर देखा है तो पता भी लगा लो, वो आखिर है कहाँ। मैं तो नहीं बताऊंगा। भीमा शेर का यह बर्ताव उन दोनों भाइयों को बहुत गंदा लगता है और वो दोनों भाई उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। अब भीमा शेर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं बताता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है, लेकिन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारी माँ को मैंने पहाड़ी के पीछे कैद किया हुआ है। तुम वहाँ पहुँचकर अपनी माँ को आज़ाद कर लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब वो दोनों भाई जल्दी से भागकर पहाड़ी के पास आते हैं और वहाँ अपनी माँ की हालत देखकर उन दोनों भाइयों की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपनी माँ को वहाँ से लेकर फिर से उस जालिम भीमा शेर के पास आते हैं और अब वह अपनी माँ के सामने ही भीमा शेर को मार डालते हैं। अपने बेटों को देखकर रानी शेरनी बहुत खुश होती है
और अब वो रानी शेरनी को अपने जंगल वापस लेकर आती हैं। रानी शेरनी बरसों बाद अपने जंगल को देखकर बहुत खुश होती है। सभी जंगलवासी शेरनी का स्वागत करते हैं और अब वो सभी मिलकर रानी शेरनी का ख्याल रखते हैं। माँ, उस भीमा शेर को आपसे आखिर क्या चाहिए था जो उसने आपके साथ ये सब किया? बेटा, मेरे पास तुम्हारे बाबा की दी हुई एक जादुई मणि है जिसे मैंने आज तक छुपा कर रखा है। वो चाहता था कि उसे वो जादुई मणि मिल जाए और वो उसकी शक्तियों से जंगल का सर्वनाश कर दे, लेकिन मैंने आज तक उसे उस जादुई मणि का नहीं बताया, इसीलिए उसने मुझे आज तक जिंदा भी रखा, वरना वो तो मुझे उसी दिन मार डालता। माँ, आपने बहुत अच्छा किया, उसे उस मणि का पता नहीं बताया, वरना वो तो जंगल का सर्वनाश ही कर देता। अब रानी शेरनी कुछ ही दिन में बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है और वह अपने दोनों बेटों को वृंदावन और गोदावर जंगल का राजा बना देती है और सभी जंगलवासियों का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है।